जैसे जैसे टिकट वितरण की लिस्ट बाहर आती जा रही है, वैसे वैसे ही बगावतों के सुर भी तेज होने लगे हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी को इन चीजों से भी डील करना होगा। जैसे जैसे नाराजगी को बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे अब इन दोनों के आला कमानों की अब टेंशन भी बढ़ती जा रही है। और इन टेंशन के बीच सबसे ज्यादा जिनके स्वर उभर रहे हैं वो है तीसरा मोर्चा। और तीसरे मोर्चे के रूप में अभी जो मुखर रूप से उभर रहे हैं राजस्थान में प्रबल दावेदार हैं जो वो है रालोपा के अध्यक्ष यानी कि हनुमान बेनीवाल। तो बेनीवाल ने अब ये भाषण में अपने कह दिया है कि अब वो बगावतियों को मौका देना चाहते हैं। तो इन भाषण के आने के बाद कांग्रेस के और बीजेपी के आला कमानों की अब टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि ये अगर होता है तो राजस्थान की राजनीति के समीकरण बदल जाएंगे। तो वो किस तरह से बदलेंगे, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। और चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अब ये जानना चाहूंगी कि जैसे जैसे टिकट की लिस्ट आती जा रही है, वैसे वैसे अब बगावत जो सुर है वो भी तेज होने लगे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद उन्होंने दूसरी में उसको ओवरकम किया, उस लिस्ट को काफी ज्यादा उन्होंने नाप तौल के निकाली दूसरी लिस्ट में। लेकिन कांग्रेस की जो लिस्ट है उसके अंदर अगर आप नजर देखेंगे तो वहां भी बगावती जो सुर हैं वो अब तेज होने लग गए हैं। और कहीं ना कहीं गहलोत गुट के और सचिन पायलट गुट के जो ये दोनों अलग अलग नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीद बांधे बैठे थे कि अब उन्हें मिलेगा टिकट और नहीं मिला उनको टिकट, इस वजह से अब बेनीवाल ने उनके लिए रास्ता खोल दिया है, वेलकम कर दिया है रालोपा पार्टी में अपने भाषण के दौरान। तो इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, कहीं न कहीं मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बगावतियों को हवा देने के अलावा या बगावती सुरों को अपना साथ देने के अलावा अब हनुमान बेनीवाल के पास सबसे बड़ा रास्ता और कोई बचा नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल इसी रास्ते को बहुत तेज़ी से अख्तियार करेंगे। अब आपको याद होगा वल्लभनगर का उपचुनाव, वल्लभनगर के उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल ने कहीं न कहीं भाजपा से पूरी तरह से अनसैटिस्फाइड और बागी हो चुके उम्मीदवार को अपना साथ दिया था, जो कि बनिया जाति से था। और जी। उससे भी उसी वजह से हनुमान बेनीवाल वहाँ दूसरे नंबर पे रहे थे और उनके उस उपचुनाव की काफ़ी तारीफ़ हो रही थी। तो इससे साफ स्पष्ट है कि उसी नीति को वापस अपनाएँगे। और कहीं न कहीं राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बाद अगर किसी पार्टी को देखा जाता है, तो वो केवल और केवल हनुमान बेनीवाल की पार्टी को देखा जाता है। और हनुमान बेनीवाल की ये जो पार्टी है, वो बगावती सुरों को पूरी हवा इस बार देने वाली है। और उससे ये बहुत स्पष्ट हो रहा है कि रालोपा उनका देने वाली है साथ, और उनके ऊपर होने वाला हनुमान बेनीवाल का हाथ, जो पूरी तरह से बगावत को अपनाएंगे। और ये बगावत जो है वो बड़ी होगी। कहीं ना कहीं हम अगर आम आदमी पार्टी वाला रास्ता भी देख रहे हैं, तो वो भी हनुमान बेनीवाल के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए अब जो निर्दलियों के पास एक बड़ा ऑप्शन आ गया हनुमान बेनीवाल की पार्टी, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लोगों के पास भी एक ये ऑप्शन आ गया। तो कहीं ना कहीं एक समीकरण इस बार देखने को मिलेगा। देखिए, कहीं न कहीं ये जो गठजोड़ की जो राजनीति है, जो खेली जाती है बाद में, जब चुनाव आ जाते हैं और किसी के पास समर्थन नहीं होता है, तब जाकर इन्हें समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद अगर आप बेनीवाल तो पहले ही कह चुके हैं कि ना वो बीजेपी का साथ देंगे, ना कांग्रेस का साथ देंगे। और फिर कहीं न कहीं वो ऐसे निर्दलियों को अपने साथ लेकर अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये जो त्रिकोणीय समीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, जो राजस्थान की राजनीति के समीकरण, ये किस तरह से बनेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि हनुमान बेनीवाल गेम चेंजर बनेंगे, और गेम चेंजर बनने की तरफ ही ये सारा गेम हो रहा है। और जब वो ये गेम चेंजर बनेंगे, तो कहीं न कहीं ये होगा कि हनुमान बेनीवाल अगर 10-12 सीटें लाने में कामयाब होते हैं, तो वो भाजपा या कांग्रेस का साथ देकर सरकार बना लेंगे, और वो तभी गेम चेंजर कहलाएँगे। तो वो ये सारी जो गणित बिठा रहे हैं, वो इसीलिए बिठा रहे हैं कि 10 से ऊपर सीटें आएँ, और वो गेम चेंजर की भूमिका के में आकर किसी भी पार्टी को साथ देकर सरकार बना पाएँ और अपना काम जो है वो करवा पाएँ। जी, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं उन्होंने इसीलिए ये रणनीति अपनाई है कि
हनुमान बेनीवाल पिछली बार जैसे पिछले चुनावों की बात करें तो 3 सीटें लाने में सक्षम रहे थे। इस बार वो 10-11 का टारगेट लेकर जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि राजस्थान की जो राजनीति के अभी समीकरण बन रहे हैं, जहां पर कांग्रेस रिपीट होने के दावे कर रही है, जहां पर बीजेपी दोबारा सत्ता में आने की पूरी पुरजोर कोशिशें कर रही है, एडी से चोटी तक का जोर लगा रही है, नए चेहरों पर भरोसा कर रही है, इसी बीच कांग्रेस अपने पुराने चेहरों पर भरोसा कर कर उन्हें वापसी कर रही है। तो यहाँ पर मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी, जो सर्वे करवाया था कांग्रेस ने, तो तब तो ये कह रहे थे कि हम सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देंगे, लेकिन अगर आप टिकटों को लिस्ट को देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हारे हुए, एक बार नहीं 2-2 बार हारे हुए उम्मीदवारों को टिकट दी गई है। तो कहीं ना कहीं इन सारे समीकरणों का जो फायदा है वो तीसरे मोर्चे को मिलेगा। कुछ यही कैलकुलेशंस हनुमान बेनीवाल ने बहुत पहले लगा ली थी, क्योंकि ये राजस्थान की राजनीति को थोड़ा बहुत जानने वाले समझने वाले लोग भी जानते हैं कि इस तरह की चीजें होंगी। कांग्रेस हमेशा चाटुकारिता को बहुत बड़ा स्थान देती है, तो इस तरह की चीजें होनी लाजमी है, और इसीलिए बगावत आरएलपी का सबसे बड़ा हथियार बनना भी लाजमी हो गया। और अब बागी जो हैं वो आरएलपी का गेम पूरी तरह से बनाने वाले हैं और इन दोनों पार्टियों का गेम बिगाड़ने वाला है, और ये बात इन दोनों पार्टियों को भी पता है, और इसलिए हनुमान बेनीवाल अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे चुनाव के बाद, जब उनके पास कितनी सीटें आती है उस हिसाब से। और हनुमान बेनीवाल ने बहुत पहले कह दिया है, बहुत सारे भाषणों में कहा है कि कोई भी सरकार राजस्थान में मेरे बिना नहीं बन पाएगी, और उसी लाइन पे ये काम चल रहा है। इसीलिए टिकट बंटवारे जैसे जैसे स्पष्ट हो रहे हैं, वैसे वैसे हनुमान बेनीवाल का काम बढ़ रहा है। बागियों से संपर्क अब बढ़ रहा होगा, और उन बागियों को अपने साथ लाने का काम अब बढ़ रहा होगा, और वो काम जिस तरीके से जैसे जैसे होता जाएगा उस तरीके से कहीं ना कहीं अब कांग्रेस और बीजेपी के लिए चैलेंज बढ़ता जाएगा। लेकिन एक समीकरण और देखने समझने वाला है कि बगावत तो अभी जो हो रही है वो एक है, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति पर जब आएंगे और हनुमान बेनीवाल का अगर साथ ले लेंगे तो भी बहुत सारी बगावत होगी। रिचपाल मिर्धा वहां कांग्रेस में उनके खिलाफ है, और यहाँ जो है बीजेपी में ज्योति मिर्धा से लेकर तमाम सारे लोग उनके खिलाफ हैं, वसुंधरा राजे भी उनके खिलाफ है। तो अगर वो साथ लेते हैं तो यहाँ पर ये समीकरण बिगड़ते हैं। तो देखने वाली बात है कि हर जगह चैलेंज है, चैलेंज से कैसे निपटा जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, चैलेंज बहुत है, और इस बार के जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनके कुछ नए ही समीकरण लेकर आएंगे जो अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा। नमस्कार। मीडिया में काम करना चाहते हो लेकिन नहीं मिलती प्रैक्टिकल एजुकेशन, मीडिया का डिग्री कोर्स हो भी जाए तो होती है प्लेसमेंट में प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूट जो सिखाते हैं इंडस्ट्री में वो कुछ काम आता ही नहीं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फुल प्रूफ तरीका है मिशी मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन, जहां आपको डिग्री, प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल एजुकेशन तीनों मिलेगा, और साथ ही ट्रेडिशनल मीडिया के साथ सिखाई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ। यही नहीं, मिशी मीडिया आपको डिग्री के साथ देगा डिजिटल न्यूज चैनल्स और रनिंग प्रोडक्शन हाउस में एक्सपोजर और काम करने का मौका भी। इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगी तमाम बड़े अखबारों और चैनल्स के चर्चित एंकर और डेस्क के लोगों से क्लासेस। साथ ही यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए आपको नेशनल चैनल्स के ब्यूरो चीफ रह चुके लोग और टेक्निकल टीम की मिलेगी मेंटरशिप, और ये सब कुछ मिलेगा यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की बी वॉक डिग्री के साथ। तो डिग्री, प्लेसमेंट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना और लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ सीखना, इतना सब कुछ एक साथ, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही हमसे जुड़ जाइए।